नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आ गया है। जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने कहा कि श्रृंगार गौरी मामला आगे सुने जाने योग्य है। हिंदू पक्ष के वकील ने पत्रकारों को बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष से जुड़े तमाम लोगों ने जमकर जश्न मनाया। बता दें, वाराणसी की सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की पूजा की इजाज़त देने की मांग की थी। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है, जबकि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से इसे चुनौती दी गई थी। कमेटी ने अदालत में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया था और कहा था कि इसके तहत हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार किए जाने की निचली अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती देगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील ने कहा कि विरोधी पक्ष की याचिका सुने जाने योग्य नहीं थी, इसके बावजूद निचली अदालत ने उसे स्वीकार किया है। हम उसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। इस सारे मामले में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बिना कोई संदर्भ लिए इस याचिका को स्वीकार किया है, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया था कि सिर्फ अयोध्या मसले को छोड़कर 1947 में भारत में जिस धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाएगा। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करने के अदालती आदेश पर बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की प्रतिक्रिया आ रही है। इस संबंध में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया आई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को 3 ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट तो पिन भी किया है। मौर्य ने लिखा है, करवट लेती मथुरा काशी। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, बाबा विश्वनाथ जी मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, सभी लोग फैसले का सम्मान करें। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट करवट लेती मथुरा काशी के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट है। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान को तमाम समाचार एजेंसियों ने जारी किया। पाठक ने कहा है, हम माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। मेरे पास कई फ़ोन आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। प्रदेश में खुशी की लहर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करेंगे। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार को किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी ने उस पर हमला बोला। इस ट्वीट में एक खाकी हाफ पैंट को जलते हुए दिखाया गया है। बता दें, बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में पहले शॉर्ट्स ही पहनी जाती थी, लेकिन अब संघ के कार्यकर्ताओं के गणवेश में बदलाव हुआ है और वो पैंट पहनते हैं। कांग्रेस की ओर से इस ट्वीट में लिखा गया है कि देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना है और बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि कदम से कदम मिलाकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हैशटैग में भारत जोड़ो यात्रा भी लिखा गया है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और इस ट्वीट की तस्वीर को सामने रखकर कहा, ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा और आग लगाओ यात्रा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक पात्रा ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या वो इस देश में हिंसा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तस्वीर को तुरंत अपने ट्विटर हैंडल से हटाना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि जो शख्स पार्ट टाइम राजनीति करता है और अधिकांश वक्त भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को बेहतर ढंग से नहीं जान सकता। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। कांग्रेस के इस ट्वीट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस ने 1984 में दिल्ली को जलाया, साल 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया और वो फिर हिंसा का आह्वान कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 5वें दिन 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। आज सोमवार को राहुल गांधी ने केरल के तिरुवनंतपुरम के वेल्ल्यानी जंक्शन से भारत जोड़ो यात्रा को आगे शुरू किया। आज यात्रा को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की सड़कों पर खड़े लोगों की उत्साहजनक भीड़ देखी गई। बता दें, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद भी हैं। कांग्रेस द्वारा जारी यात्रा कार्यक्रम के अनुसार यात्रा सुबह 11 बजे पट्टम में रुकेगी और शाम 5 बजे कजाकुट्टम पहुंचने के लिए फिर से शुरू होगी। यहां यात्रा दिन के लिए समाप्त हो जाएगी।
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कथित झूठ पकड़ने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा अटैक किया है। उसके जवाब में उसी वीडियो के साथ राहुल गांधी का वीडियो लगाया गया है। वीडियो का शीर्षक प्रोपेगेंडा बनाम ट्रुथ है। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं ने इसे ट्वीट किया है। हालांकि इस बहाने गोवा के सिली सोल्स कैफे बार रेस्टोरेंट का विवाद भी ताज़ा हो गया है। स्मृति ईरानी ने शनिवार को बेंगलुरु में बीजेपी के जन स्पंदन कार्यक्रम में भाषण दिया था। पूरे भाषण में उन्होंने राहुल गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उसी दौरान कहा कि आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करके तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कांग्रेस के उस वायरल वीडियो में राहुल गांधी को कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने 7 सितंबर को राहुल गांधी की कन्याकुमारी में यात्रा शुरू होने के मौके पर विवेकानंद मेमोरियल पर राहुल के जाने की फोटो और वीडियो जारी की थी, जिसमें वहां इस मौके पर तमाम स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में राहुल को वहां दिखाया गया है। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को स्मृति ईरानी को टैग करते हुए लिखा है, झूठ बहुत बोलती हैं, बार बार पकड़ ली जाती हैं। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, इतनी सिल्ली झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती। हिमाचल की प्रभारी और दिल्ली की कांग्रेस नेता अलका लांबा ने स्मृति ईरानी और उनके दफ्तर को टैग करते हुए लिखा, भाई मैं टैग कर देती हूँ सिली सोल बार वाली को। और फिर लिखा गया, चल झूठी कहीं की। भारत के प्रधानमंत्री को विभिन्न देशों और भारत में विभिन्न लोगों से मिले उपहारों की नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। संयोग से 17 सितंबर को PM मोदी और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। पिछली बार सितंबर 2021 में जब भारत के प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट की नीलामी हुई थी तो उसकी बड़ी चर्चा थी। इस बार भी इस प्रस्तावित नीलामी को लेकर काफ़ी चर्चा है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में मिली करीब 1200 से अधिक वस्तुओं की नीलामी इस बार की जाएगी और इससे जो पैसा आएगा उसे नमामि गंगे मिशन में खर्च किया जाएगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि विदेशों से ये गिफ्ट भारत को मिलते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री उसके माध्यम होते हैं तो ये गिफ्ट भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार किया जाता है और बाद में उसे नीलाम कर ऐसा चैरिटी में लगाया जाता है। एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद से पार्टी में भीतरी दरार को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। दरअसल दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार बिना स्पीच दिए मंच छोड़कर चले गए। इसके बाद उनका इंतजार भी किया गया, लेकिन अजित पवार नहीं लौटे। जब यह वाकया हुआ उस वक्त मंच पर खुद शरद पवार मौजूद थे। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी वहां थीं। पार्टी नेता जयंत पाटिल को उनसे पहले बोलने का मौका दिए जाने के कुछ ही समय बाद अजित पवार मंच से चले गए, जिससे पार्टी में दरार की अफवाह फैल गई। हालांकि बाद में अजित पवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बैठक में इसलिए नहीं बोला क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। बता दें, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मंच पर घोषणा की थी कि अजित पवार शरद पवार की अंतिम टिप्पणी से पहले बोलेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सीट से गायब थे। शरद पवार के भतीजे अजित पवार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो एनसीपी की बैठक को बीच में छोड़कर चले गए और उन्होंने अपने भाषण नहीं दिया। इसके बाद पवार परिवार में आपसी कलह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इन सवालों के बाद अब अजित पवार ने सफाई दी है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बात की, क्योंकि ऐसे आयोजनों में केवल अध्यक्ष बोलते हैं। मुझे बोलने से किसी ने नहीं रोका। मैं वॉशरूम गया, क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? उन्होंने कहा कि मीडिया को तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट करनी चाहिए। मैं यहाँ राज्य में चल रहे मुद्दों पर बोलने के लिए हूँ। जब इसके बाद भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे स्टाम्प पेपर पर लिखूं? एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। बता दें, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मंच पर घोषणा की थी कि शरद पवार की अंतिम टिप्पणी से पहले अजित पवार बोलेंगे, लेकिन जब समय आया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार गायब थे। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले अपने चचेरे भाई अजित पवार को मंच पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश भी कर रही थी और जब अजित पवार वापस अंदर गए तो शरद पवार ने अपना भाषण शुरू कर दिया था और फिर अजित पवार को बोलने का मौका नहीं मिला। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी पार्टियों में PM पद के लिए उम्मीदवार को लेकर चर्चा के बीच एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि पार्टी प्रमुख शरद पवार ना तो PM उम्मीदवार थे और ना ही हैं। हम अपनी सीमाओं के बारे में जानते हैं। हमारी पार्टी अन्य दलों की तुलना में छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा नेतृत्व बड़ा है।
शरद पवार विपक्ष का चेहरा नहीं है, वो दौड़ में नहीं है। हालांकि पटेल ने कहा कि उनके पार्टी प्रमुख पवार विभिन्न लोगों और विचारधाराओं को एक साथ ला सकते हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम विकल्प होंगे, लेकिन शरद पवार के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जो लोगों के बीच विश्वास पैदा कर सके। प्रफुल्ल पटेल ने ये बात रविवार को दिल्ली में एनसीपी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के बाद कही। कई क्षेत्रीय दल जो राज्यों में कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं और 2024 में उससे दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी विपक्षी गुट में सबसे बड़ी पार्टी है और बाकियों को इसकी प्रासंगिकता पर व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेश लौटने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी नेताओं के लिए भाजपा को हराना एकमात्र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने एक अच्छा खाका दे दिया है और इसे देश में बाकी जगह दोहराया जाना चाहिए। नीतीश जी कई नेताओं से मिल चुके हैं, लालू जी भी बोल चुके हैं, मैं भी मिलता रहता हूं। सोनिया जी के वापस आने के बाद नीतीश जी और लालू जी उनसे मिलेंगे और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। आखिरकार अगले लोकसभा चुनाव पर बातचीत शुरू हो गई है, जो बिहार के घटनाक्रम से पहले नहीं थी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। बताना होगा कि गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत की जांच के मामले में पाया था कि सोनाली को नशीला पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया गया था। सोनाली फोगाट को 23 अगस्त को उत्तरी गोवा के अंजुना में सेंट एंथोनी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके शरीर पर चोटों के निशान मिले, जिसके बाद गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। जबकि शुरुआत में यह खबर आई थी कि सोनाली फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। एनआईए ने सोमवार को देश भर में 60 से ज्यादा जगहों पर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में की जा रही है। बताना होगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बिहा गैंग और नीरज बबाना गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप, सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई कनाडा, पाकिस्तान, दुबई के साथ ही देश की कई जेलों से अपना गैंग चला रहे हैं। एफआईआर में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा का करीबी है। रिंदा के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में रहता है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर और आतंकी संगठनों के बीच मजबूत संबंध है। गौरव यादव ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इनकी सांठगांठ का फायदा उठा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।